क्या चीज है दुनिया भूल गया। तौफीक मिलती मुझे कुछ जिस तरह, काश अदा करता नमाज। देखिए नमाज जुमा हरम शरीफ से हर हफ्ते सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सात साल पहले जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो उन्होंने पहले दावा किया और फिर उम्मीद भी दिखाई कि बिहार में सुशासन का पारदर्शी राज्य कायम होगा। पहले 5 सालों में वो अपने दावे, उम्मीदों और भरोसे पर खरा उतरते भी दिखाई दिए और शायद यही वजह रही कि बिहार की जनता ने उन्हें भारी जनादेश के साथ एक अणे मार्ग में दोबारा भेजा। अपने शासन के शुरुआती दिनों में नीतीश ने बिहार की जनता को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए। नियमित शिक्षकों की जगह बेहद कम वेतन और मामूली सुविधाओं के साथ पारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तब तो नीतीश की खूब वाहवाही हुई थी, लेकिन अब यही शिक्षक नीतीश के विरोध में उतर आए हैं और विरोध भी ऐसा कि नीतीश अपने शासन के सबसे मुश्किल दौर में आ पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नीतीश के शासन के पोल खोल की। अधिकार यात्रा के दौरान नीतीश के विरोध का सिलसिला जारी है। जहां जहां उनका काफिला पहुंच रहा है, उसके विरोध का स्वर उससे पहले ही वहां पहुंच रहा है। आइए अब आपको एक मैप की सहायता से दिखाने की कोशिश करते हैं कि नीतीश का विरोध कहां कहां हुआ। सबसे पहले मधुबनी में, जहां नीतीश को चप्पल दिखाएगी। उसके बाद दरभंगा, जहां जनसभा में उनका विरोध हुआ। उसके बाद बेगूसराय में उन्हें काले झंडे दिखाएगी। उसके बाद खगड़िया में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। झूठों पहुंचो को आएगा। पूरा पहुंचा, वहां भी उनकी सभा पर चप्पलें फेंकी गई। अधिकार यात्रा के दौरान जबरदस्त विरोध का सामना कर रहे नीतीश कुमार के समर्थक और उनके पार्टी के लोग ही दबंगई और गुंडई पर उतर आए हैं। ऐसा ही एक वाकया नजर आया बिहार के खगड़िया में। आइए आपको दिखाते हैं पूरा वाकया। ये तस्वीरें देख रहे हैं नीतीश बाबू। ये सरेआम आपके ही सुशासित राज्य की पोल खोल रही है। आपका विरोध करने वालों को धमकाता और धकियाता ये शख्स आप ही के पार्टी के विधायक का पति है। और जरा आप अपने राज्य में सुशासन का हाल तो देखिए। हत्या और फिरौती जैसी कई आरोप में आरोपी फरार हैं। लेकिन आपका विरोध करने वालों को सबक सिखाने के लिए इन्हें पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं। और भला ऐसा हो भी क्यों?
आपने विरोधी शिक्षकों पर हमलावर रवैया अपनाते हुए इन्हें ऐसा करने का लाइसेंस क्यों दे दिया? नारे लगा रहा है और बीच सड़क पर उसने रास्ता रोक दिया है। सर। पुलिस वाले समझा रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। अंत में उन लोगों को जब पुलिस वालों ने हटाया तो पत्थर फेंकने लगे और उनके द्वारा फेंके गए पत्थर से कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। नीतीश जी, 7 साल पहले जब आपने बिहार की बागडोर संभाली थी तो सुशासन के कितने वायदे किए? आपके दावों पर भरोसा करके ही यहाँ की जनता ने आपको दोबारा गद्दी दे दी, लेकिन आपने क्या किया? बिहार में शासन की जिम्मेदारी ऐसे दबंगों को सौंप दी जो हाथों में हथियार लहराते बेलगाम सड़कों पर घूम रहे। इतने भरोसे का ऐसा सिला मिला। मुख्यमंत्री जी, क्या आपकी संयम की सीमा इतनी कम हो गई कि आप अपने ही राज्य के शिक्षकों का छोटा सा विरोध भी सहन नहीं कर पा रहे? क्या इन्हें लोकतंत्र में आपकी नीतियों का विरोध करने का हक भी हासिल नहीं? कम से कम आपके बयानों से तो सुशासन की चिंता कम और सत्ता और शासन का गुरूर ही ज्यादा नजर आता है। हर साल कुछ न कुछ इन लोगों का हम नियत वेतन बढ़ा देते हैं, लेकिन इस बार, और हमको मालूम है पटना में कौन बैठ करके इन लोगों को गाइड कर रहा है। अगर हम अभी कोई फैसला लेने के बारे में सोच लें तो मुश्किल होगा ही, लेकिन खैर चलिए, अब बेचारे नारा लगाते हैं, लगाने दीजिए। नीतीश जी, बिहार में सुशासन के दावों की पोल आपके ही नेता खोल रहे हैं। ये तस्वीरें भले आपको दिखाई न देती हों, लेकिन ये आपकी सत्ता और शख्सियत पर कई गहरे सवाल छोड़ते हैं। सवाल है कि क्या ये मान लिया जाए कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी चमक खो रहे हैं? सवाल कि क्या बिहार में सिर्फ कागजों और फाइलों में ही सुशासन है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नीतीश जी, ये घटनाएं आपके दावों की पोल नहीं खोल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो नीतीश जी को मालूम है कि पटना में बैठकर कौन भड़का रहा है और कौन ये विरोध के स्वर को ऊंचा कर रहा है। नीतीश जी को ये मालूम है। नीतीश जी धमका रहे हैं, अपने लोगों को धमका रहे हैं, बिहार के शिक्षकों को धमका रहे हैं, विरोध प्रदर्शित करने वाले लोगों को धमका रहे हैं। ये लोकतंत्र का कौन सा रूप है? ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2 दशक पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार हैं। क्षमा कीजिएगा, 3 दशक पहले। हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पटना में बैठकर कौन व्यक्ति नीतीश कुमार की सभाओं में इस तरीके से उपद्रव फैला रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब। अली अनवर साहब भी हैं हमारे साथ, जदयू के सांसद हैं, वो हमारे साथ OB पर रहेंगे। अतुल अंजान साहब हैं, CPI के नेता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि विरोध प्रदर्शन नीतीश जी के खिलाफ अचानक क्यों तेज हो गया। और हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं विपिन धूलिया जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सबसे पहले चलते हैं विपिन धूलिया के पास और डिस्कशन की शुरुआत वहां से करते हैं। विपिन धूलिया साहब, क्यों विरोध हो रहा है नीतीश का? क्या उनके सुशासन का सच सामने आ रहा है इसलिए? देखिए, इतने साल जो है सत्ता में रहने के बाद और मुख्यमंत्री रहने के बाद ये जरूर है कि एक एंटी इनकम्बेंसी, एक लोगों में आक्रोश, जिस तरह से विकास की रफ्तार है और जिस तरह से उस राज्य की हालत है, लगातार पैकेज की डिमांड कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो वो थोड़ा सा एक बार उन्होंने जो शुरुआत की थी कि लालू यादव के बाद जो है एक शासन के बाद एक राहत की सांस ली थी लोगों ने। वहाँ कुछ जो है जिसका कहा जाता था कि 5 बजे के बाद जो है सड़कों में निकलना मुश्किल हो जाता था, एक क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा था, उससे थोड़ा जो लोगों ने राहत महसूस की थी। तो पहले 5 साल नीतीश के वो अच्छे कटे और पहले 5 सालों के बाद उन्हें और अच्छा मैंडेट मिला। लेकिन अब जो है उनके सामने चुनौती ये है कि वो विकास की रफ्तार कितनी तेज कर पाते हैं, वो पलायन कितना रोक पाते हैं बिहार के अंदर,
और असली चुनौती उनकी अब इस टर्म में शुरू होती है। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है विपक्ष जो उनके साथ है वो ज़्यादा एक्सपोज है, ज़्यादा उसकी साख की जो है काफ़ी कमी है। ये इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि मिलता रहेगा। और अभी नीतीश कुमार, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई जन आंदोलन है, कोई जन आक्रोश है, और वो बहुत व्यापक पैमाने पर है। लेकिन थोड़ा सा कहीं वहाँ अगर लोगों से बात की जाए तो थोड़ा एक सेक्शन में जो है मोह भंग की स्थिति ज़रूर है कि नीतीश कुमार उसी दिशा में बढ़ गए हैं जिस दिशा में वहाँ का निज़ाम अब तक चलता रहा है। जातिवाद एक बार फिर जो है जिस तरह से उस आधार पर चीज़ें तय होने लगी, और ये थोड़ा नीतीश के साम्राज्य में मुझे लगता है कि अपर कास्ट में थोड़ा नीतीश कुमार को लेकर एक नाराज़गी पैदा हुई है। और ये थोड़ा नीतीश कुमार के लिए मुझे अगले इलेक्शन में हो सकता है कि उनको कुछ थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है इसका। जी विपिन धूलिया जी, आप बहुत संभल के बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा लगता है कि कहीं नीतीश कुमार नाराज ना हो जाएं। आइए चलिए हम चलते हैं अतुल अंजान जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विरोध अभी क्यों, अधिकार यात्रा के समय ही नीतीश कुमार का विरोध क्यों हो रहा है? क्या अधिकार यात्रा में लोगों को उनकी तमाम चीजें जो वो मांगते रहे हैं उनको नहीं मिला, इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, या वाकई कोई पटना में बैठा हुआ शख्स है जो इन विरोधों को तेज कर रहा है, हवा दे रहा है, उसमें आग लगा रहा है? अतुल अंजान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपने सुना होगा कि विपिन धूलिया ने क्या कहा। मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि अधिकार यात्रा के दौरान नीतीश कुमार का ये विरोध क्यों हो रहा है? उदय जी, पिछले 20 वर्षों जी में बिहार की स्थिति को देखने की जरूरत है। श्री जगन्नाथ मिश्रा ने पटना का रेलवे स्टेशन बेच डाला जब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जी, और पटना का गांधी मैदान भी बेच डाला और बिहार की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। जाति आधारित राजनीति तो बिहार की आजादी की लड़ाई के दौर में भी था। जगजीवन राम जी कभी भी बिहार से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर नहीं बन पाए। तो बिहार की राजनीति में एक अजीब स्थिति है। बिहार के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, समझते हैं, सोचते हैं, राजनीतिक हैं। और ये मैं कहूं कि बिहार के लोग राजनीति चबाते हैं, राजनीति खाते हैं, राजनीति ओढ़ते हैं, राजनीति बिछाते हैं। लेकिन जब बिहार के विकास और बिहार की जिंदगी और अपनी जिंदगी के फैसला करने का वक्त आता है तो संकीर्णताओं के दौर में फंस जाते हैं। और उसी की उपज थे लालू प्रसाद यादव जी। 15 साल उन्होंने जिस तरीके से कहा कि किसको साफ करो, किसको हाफ करो, भूमिहार माफ करो, ठाकुर साफ करो, फलाने को आगे बढ़ाओ, ये करते करते वो वहां पहुंच गए जो बिहार एक राज्य रहा कि नहीं रहा, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। वो यहां तक पहुंच गए कि लाठी घुमावन और तेल पिलावन रैली तक उन्होंने कर डाली, लेकिन बिहार का कुछ नहीं बना। और तीनों भाई, रामविलास पासवान और उनके 2 भाई मिल करके दलित चेतना के नाम पर बिहार पर चढ़ बैठे और दलितों के नाम पर खूब लूट खसोट बढ़ाई। भूमि बिस्वा भर नहीं, नाम पृथ्वीपाल सिंह नहीं। आज अरबों हजारों करोड़ के मालिक हो गए और दिल्ली के अंदर और बिहार के अंदर 8,000 करोड़ रुपया चिट फंड कंपनी लूट कर ले गई, जिसका हिसाब किताब रामविलास जी को देना है, दे नहीं पा रहे। इस दौर में पूरी परिस्थिति को नीतीश कुमार जी ने बड़ी सावधानी के साथ देखा और अपने साथ जोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी चुपके से उनके साथ लग गई जी। आज वो अधिकार रैली की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हुआ। लालू प्रसाद यादव जी ने तो बिहार में मुसलमानों को मरवाया, भागलपुर में दंगे करवाए, और जो दंगे कराने वाले थे उन्हें ही राजद का जिलाध्यक्ष बना दिया। एक नया पैसा नहीं दिया। 100 लोगों की लाश कुएं में डाल दी गई। 250 लोगों को मारकर मुसलमानों को उन पर गोभी की खेती जगदीशपुर प्रखंड में हो गई। हमारे दोस्त अली अनवर जी जानते हो सब। इस पर कुछ काम नीतीश कुमार जी ने किया कि उनको मरहम लगाने का काम किया। लेकिन आज जो शासन की व्यवस्था, एक कारखाना नहीं खोल पाए 8 साल में, एक कारखाने में नौकरी नहीं दे पाए, एक आर्थिक विकास का कार्यक्रम नहीं ले पाए। अब आप अधिकार रैली केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यह अधिकार रैली नहीं है, बल्कि ये नीतीश अहंकार रैली है, जिसका फल दिखाई पड़ रहा है। जी 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 जी, बढ़े आप अतुल अंजान साहब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बिहार के विकास के लिए, उदय जी आप बहुत नजदीक से देखते रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं,
अपने एनके सिंह जी भी बिहार के हैं और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। अली अनवर जी हमारे सम्मानित नेता हैं, वामपंथी पृष्ठभूमि है, गरीब लोगों की बात सोचते हैं। बिहार में क्या वजह है कि गरीबी पसर गई? क्या लालू बेकार थे, रामविलास बेकार थे, कांग्रेस ने तबाह कर दिया, सुशासन की बात आई? क्या बात है कि इस पुराने सोन नहर का आधुनिकीकरण शाहाबाद जिलों में आज तक क्यों नहीं हुआ? क्यों बिहार के अंदर उत्तर बिहार की बाढ़ का पानी रोकने में आप असफल नहीं हो पाते? जी, आप सफल नहीं हो पाते। ये वजहें हैं जिस पर बात करिए ना। जी, ऑल जी। पार्टी मीटिंग बुलाइए ना नीतीश जी। और सारे, अब लालू जी ने तो बाहर से निवेश के नाम पर तमाम बिहारियों को इकट्ठा किया, 200 करोड़ रुपए खर्च किए सम्मेलन के लिए, और सबको 1-1 किलो सत्तू बांध करके अमेरिका वापस भेज दिया बिहारियों को। नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं। अगर हैट लगाने से और लालू जी के हैट लगाकर पटना रेलवे स्टेशन पर बैठने से पटना लंदन हो जाए और बिहार स्विट्जरलैंड बन जाए, तो फिर नीतीश जी आप भी हैट लगा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा जी। अतुल जी, नेताओं से देश नहीं बनता, प्रदेश नहीं बनता। अतुल जी, नीतीश जी नीतियों से बनता है। जी, जी, और अतुल जी। नारे की खेती ज्यादा दिन चलेगी नहीं। 5 साल चल गई, जी, गरीब और बढ़ गए आपके यहाँ। जी, अतुल जी, केंद्र की सरकार की अतुल जी, नीतियों अतुल जी, से हम सड़कें चलेंगे बन अली गई तो आपने अनवर कहा साहब के पास कि हमारा रेट बढ़ गया। अतुल जी, GDP हम का चलेंगे growth अली अनवर साहब के पास, और आपने जो भी प्रश्न उठाए हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पटना में बैठा हुआ कोई आदमी इन विरोधों को तरजीह दे रहा है। उसके बाद अली अनवर साहब के बाद हम आएंगे अपने जो विशेष विश्लेषक और अतिथि हैं इनके सिंह साहब के पास, और इनके सिंह साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की क्या स्थिति है और क्यों ये विरोध है। अली अनवर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। उदय सिन्हा जी, जी, सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने पैनल बड़ा मजबूत बैठाया है। जी, धुलिया साहब से शुरू किया, जी, अतुल अंजान साहब, जी, सभी काबिल लोग हैं। लेकिन एक बात कि धुलिया साहब, जो भी आदमी हम लोग अपनी बात कहते हैं, तो उसमें आपको किसी की नियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। नहीं, धूलिया साहब की नियत पर कतई संदेह नहीं है, हमारे साथ काम करते हैं वो। न, सुन लीजिए उदय सिन्हा जी। जी, 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 धुलिया साहब को आपने कहा कि ऐसा लगता है कि आप डर रहे हैं जी, सरकार से, डर के अपनी बात जी, कह जी, रहे हैं। जी, अरे भाई, वो अपनी बात कह रहे हैं, ठीक बात है। अतुल अंजान जी अपनी बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी से डरने की। जब आप नहीं डरते हैं जी, तो हम लोग क्यों डरेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप अपनी बात तो कहिए अली अनवर जी। आप एक चीज, हाँ, आप वही अपनी हम बात कह रहे कहिए। हैं। हम ये बहस मुबाहिसा विपिन धूलिया के क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये बहस मुबाहिसा जो कर रहे हैं कि अभी विरोध क्यों हो रहा है। सुन लीजिए अली अनवर जी, विरोध क्यों हो रहा है, सुन रहे थे। क्या वाकई पटना में बैठा कोई आदमी विरोध को तरजीह दे रहा है? टिप्पणी की है जी, उदय सिन्हा जी, सुनिए, बुलाए हैं तो बात सुनिए। जी, जी, आप जो जिस तरह की टिप्पणी अतुल जी के बात आपने की, वो गैर वाजिब है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अपनी बात पर आता हूँ। नहीं, क्या हमारी भी बात सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, और उसको ग्रहण आप कहिए भी, दूसरे का सुनिए भी। जी, 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 बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो ये जान लीजिए कि चुनाव नजदीक है। चुनाव का आहट सुनाई पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि आज तक बिहार में जो अतुल अंजान जी ने जो कहा, जात पात, दंगा फसाद, यही कहा होता था, और ये कहा जाता था कि जो अपहरण है उद्योग बन गया है, एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। अब ये सब खत्म करके विकास की बात हो रही है।
और सारे बिहारियों को लेकर के, और कोई आज से नहीं, ये 7 साल से प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा में सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास करके सभी पार्टियों से 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर के, और ये हम लोग घूम रहे हैं। बिहार के साथ भेदभाव हुआ है, बिहार की हकमारी हुई है, उसका हम लोग सवाल। तो जो लोग पिछड़ापन की खेती करना चाहते हैं और जो लोग उसी अंधकार युग में बिहार को रखना चाहते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ गई है, उनके पेट में मरोड़ बढ़ गया है। अब मान लीजिए आप ही से हम कहते हैं, आप लोग अखबार में और टीवी चैनल में कम पैसे पर भी डेली वेज पर, आजकल तो एडिटर लोग डेली वेज पर आते हैं और कंट्रैक्ट पर आते हैं। तो मान लीजिए सबको नौकरी नहीं, हमारी जो क्षमता है उसके मुताबिक हम 6,000, 8,000 पर, 5,000 पर कुछ लोगों को नौकरी दिए हैं। हमारे पास पैसा होगा, हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग इसीलिए कर रहे हैं कि केंद्र हमारे साथ अगर भेदभाव नहीं करेगा, हमारे पास पैसा आएगा तो इन शिक्षकों को हम बढ़ाएंगे। आप देख लीजिए मुख्यमंत्री की सभा में जहां जहां आप कह रहे हैं ये तो आपको सराहना करनी चाहिए कि कहीं गोली नहीं चली, कहीं लाठी नहीं चला, किसी का सर नहीं फटा और किसी को गोली नहीं लगी, तो विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन इसका क्या कारण है समझना चाहिए। कितने लोग हैं, 10 गो 12 गो आदमी अगर काफिला गुजर जाए, ढेला निकाल दे, काला झंडा दिखा दे तो दिखाए। ऐसा होता है, किसी के बहकावे में भी लोग आते हैं, फिर समझेंगे। लेकिन जनता नीतीश कुमार के साथ है, हमारी पार्टी के साथ है। और हम लोगों ने ये नहीं हम लोग कह रहे हैं उदय सिन्हा जी की सब बीमारी दूर कर दिया है, सब समस्या खत्म कर दिया है। बंगाल में इतना दिन अतुल कुमार अंजान जी की भी पार्टी रही, बंगाल में इतना दिन तक सरकार में रहे, क्या सब समस्या दूर हो गई? जी। केरल में सब समस्या दूर हो गई, कहां समस्या सब दूर? लेकिन ईमानदारी के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, कोशिश किया है, सुधार किया है। हम लोग खुद संतुष्ट नहीं है और सुधार करना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं और लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। उसी दिशा में हम लोग सब जात पात धर्म बिरादरी का झगड़ा खत्म करके और इकोनॉमिक डिमांड पर, जो बिहार की हकमारी हुई है उसके सवाल पर, और हम लोग पढ़ाई लिखाई का माहौल बना रहे हैं। तो इसमें बेचैनी जो वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका है, जिनकी दुकानदारी बंद हो रही है, उनकी बेचैनी हो रही है, वो लोग उकसा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। तो भड़काएंगे हम लोग। कोई नीतीश कुमार वोट मांगने के लिए गए हैं, इलेक्शन चल रहा है, हम लोग एक रैली करने वाले हैं, किसी को भी अपना रैली करके बात करके अपना, अच्छा ये कार्यकर्ता की मीटिंग हो रही है, जहाँ भी मीटिंग हो रही है, के लिए आपको अगर मान लीजिए कि आप एक सेकंड के लिए रोकने की कोशिश करूंगा। अतुल अंजान साहब ने ये भी कहा कि पिछले 8 वर्षों में एक इंडस्ट्री नहीं लगी, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई। हम छोड़े हुए हैं। जी अली अनवर साहब, अतुल अंजान ने यह भी कहा कि पिछले 8 वर्षों में एक इंडस्ट्री नहीं लगी बिहार में। हाँ, सही है कि नहीं लगी है भी, लेकिन वो जो चाहते हैं नहीं हुई। हम लोग खुद कह रहे हैं, हम लोग उसी कोशिश में लगे हैं कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट होगा, बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है, इंडस्ट्री लगेगी, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जो गांव गांव घूम रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा का माने क्या है? विशेष राज्य का दर्जा होगा तो करों में छूट मिलेगी, करों में छूट होगी तो वहां इंडस्ट्री लगेगा। और कोई ये भीख हम लोग नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है, ये मिलना चाहिए। हमारी आबादी का घनत्व देख लीजिए, हमारे पास, हमारे यहाँ बाढ़ आती है, उससे जो बर्बादी होती है उसको देख लीजिए। हमारी विदेश की सीमा जितना है, 1000 किलोमीटर, करीब 900 कुछ किलोमीटर हमारी नेपाल से सीमा लगी हुई है, बांग्लादेश से हम सटे हुए हैं। हमारा देख लिए अली अनवर साहब हम समझ गए, अली अनवर साहब तो बिहार हम ये समझ गए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए ये अधिकार यात्रा है, लेकिन अभी तक किसी मैदानी इलाके वाले राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। हम जानने की कोशिश करते हैं इनके सिंह साहब से। इनके सिंह साहब, सारे समस्या की जो जड़ है वो अली अनवर साहब के हिसाब से विशेष राज्य का दर्जा जब मिल जाएगा तो सारी चीजें हो जाएंगी और
इसके साथ साथ ये विरोध भी बंद हो जाएगा। ये तो लगता है, अली अनवर साहब के कहने से ऐसा लगता है कि ये उस्काए हुए लोग हैं और कहीं दूसरी जगह से गाइडेड हो रहे हैं। क्या मानते हैं आप? दोनों प्रश्नों के उत्तर चाहूंगा आपसे। मैं अली अनवर साहब को बहुत पहले से जानता हूं और बहुत ही शालीन उनका तर्क रहा है। तमाम चीजों पे जो तर्क देते बहुत शालीन रहा। इधर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक परपिचुअल भाव आ गया है गुस्से का, इसलिए तर्क कहीं डाइवर्ट हो जा रहा है। जी, बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सेप्ट किया जो अतुल अंजान जी ने कहा था कि 8 वर्षों में इंडस्ट्री नहीं लगी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बात सही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इंडस्ट्री लगने ना लगने का स्पेशल स्टेटस से क्या संबंध है। सीधा महाराष्ट्र में कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है कि आज हमसे कहा जा रहा है कि बिहार में ग्रोथ रेट 17% है, 17% का ग्रोथ रेट है, तो आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बिहार 32वें नंबर पे क्यों है? जी, क्या हो रहा है कि 32वें नंबर पे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे रहते हैं, मतलब कि जो 35 राज्य हैं देश भर में और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें आप नीचे से तीसरे नंबर पे हैं। ये स्थिति है आपकी, जबकि आपके यहां लगातार आप कह रहे हैं कि 14 से 17% तक आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है। दूसरी बात यह है कि क्राइम का एक अली अनवर साहब को मैं बताना चाहूंगा, और वो तो खुद ही बहुत समझदार हैं, कि क्राइम बढ़ा है। क्राइम, किडनैप के इंसिडेंट्स 12 हो गए हैं प्रतिदिन, जबकि इसके पहले आज से 7 साल पहले ये सिर्फ 8 हुआ करते थे। तो क्राइम इंसिडेंट्स बढ़े हैं और खौफ बढ़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि हम चाहेंगे कि बिहार बहुत प्रॉस्पर करे, और बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए जो भी बिहार के लोग हैं और बाहर भी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, और सारे पैरामीटर्स हैं जो कि स्पेशल स्टेटस दिलाए, हम सब लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो लॉजिक दे रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग रही है, अरे इंडस्ट्री तो इसलिए नहीं लग रही कि वहां पे खौफ का माहौल अभी भी है। और दूसरा यह है कि इंडस्ट्री यार छोड़ भी दीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। आप ताज्जुब करेंगे कि पीडीएस का जो अनाज पहुंचा है वहां पे बिहार सबसे नीचे है, सिर्फ 45% अनाज पीडीएस का उठाया है। बिहार के उन गरीबों को अनाज भी सस्ता नहीं मिल रहा है, ये इस राज्य की सुशासन है। तो आप समझ सकते हैं कि वहीं पे झारखंड, यूपी सब 77% पे हैं, एपी 97% अपने अनाज का कोटा उठाता है, लेकिन बिहार 45% उठाता है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आईएमआर देख लीजिए, बाकी सारे पैरामीटर्स देख लीजिए, बिहार बेहद नीचे है। तो हमारी चिंता यह है, और मुझे लगता है कि अली अनवर साहब सत्य को एक बार अंगीकार करके इस बात की कोशिश करेंगे कि जो जनता ने रिपोज किया था ट्रस्ट, उस पर पूरी तरह खरे उतरे। हम लोग भी चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि लालू का शासन फिर आए, लेकिन नीतीश के शासन में बहुत ही ज्यादा एक जो इल्यूजन होता है, डिसइल्यूजन है लोग, सिर्फ इसलिए कि क्राइम के फ्रंट पे, विकास के फ्रंट पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसे कहा जाए। और अगर रणबीर यादव कोई कार्बाइन लेके पुलिस का दहशत करता है, तो अली अनवर साहब ये भी समझ लीजिए कि आर्टिकल 19(1) में प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप इस बात को फख्र ना करें कि साहब देखिए किसी को गोली नहीं चली, किसी का सर नहीं फूटा। अगर सर फूटेगा तभी संतोष होगा, इसलिए सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी भावनाएं हैं, इसको अच्छा नीतीश कुमार तो ऐसे भी समाजवादी बनते हैं, फिर क्या दिक्कत है कि एक समाजवादी नेता के रहते हुए इतना असहिष्णु हो जाए गवर्नमेंट? नीतीश कुमार का यह कहना कि देखिए अगर आप ये लोग करेंगे तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं आपको देंगे, क्या ये समाजवादी नेता के लिए बहुत शोभा देता है? अली अनवर साहब, इसको गहराई से थोड़ा सोचने की जरूरत है। जी, अली अनवर साहब आपके पास सीधे जाएंगे और सीधे सीधे चाहेंगे कि जो भी एनके सिंह साहब ने कहा आप उसका जवाब दें। क्राइम बढ़ा है और 8 से 12 हो गया है जो क्राइम का ये था। उसके बाद एग्रीकल्चर का कोई ग्रोथ नहीं है, अनाज 45% से ज्यादा नहीं उठता है। तो और इसके साथ साथ जो क्राइम है और जो सुरक्षा की भावना है वो कम हुई है। क्या कहेंगे आप? सीधे सीधे एनके सिंह साहब की बातों का जवाब चाहते हैं। जी, अली अनवर साहब जी, एनके सिंह साहब काफी विद्वान और सुलझे हुए पत्रकार हैं जी, और हम लोग उनको पढ़ करके अपना भी ज्ञान वर्धन करते रहते हैं जी। धन्यवाद। रोज ही लिखते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी अखबार में। तो देखिए उसमें नहीं, हम थोड़ा सा उत्तेजित इसलिए हुए कि भाई जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोशिश में कितना कामयाब हुए नाकामयाब हुए आपको भी आकलन करने का हक है, जनता को भी आकलन करने का हक है।
हम एक मीटिंग अपनी पार्टी की कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए कि कुछ लोग घुस करके और हुल्लड़ मचाएं, तो ये जो एनके सिंह साहब जो सवाल कह रहे हैं उससे उनका लेना देना नहीं है जी। वो एक हुड़दंग मचा करके किसी की सभा में, तो ये तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने तो कहा कि भाई हम समझते हैं कि 6,000 या जितना भी 8,000 जो हम लोग देते हैं इस महंगी के जमाने में वो नाकाफी है। सरकार खुद कोशिश में है कि भाई हमारे आंतरिक स्रोत से नहीं हो पा रहा है, तो हम किसी तरीके से हम उपाय करके केंद्र से मदद ले करके और किसी तरह से हम संसाधन जुटा करके उनको और बढ़ावें जी। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, हम उनके लिए खुद चिंतित हैं, हम लोगों ने खुद किया है। अब देखिए एनके सिंह साहब जो कह रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र में तो औद्योगिक विकास हो रहा, अरे सिंह साहब बिहार को और महाराष्ट्र को एक तुला पर तोलिएगा। बिहार को लूट करके महाराष्ट्र राजधानी है, गुजरात राजधानी हुआ है। अली अनवर साहब जो और ये इनके सिंह के कहने का जो मूल उद्देश्य था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जीडीपी में सामंजस्य नहीं है, इसको कैसे व्याख्यायित करेंगे आप? हमको खड़ा होने के लिए अपने पैर पर अभी विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है और अभी ये लड़ाई होगी। अगर वो पैसा आएगा तो इन शिक्षकों को भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, उद्योग धंधा भी खुलेगा और बिहार में खेती का भी विकास होगा। ये हम कह रहे हैं और ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसी से होगा। पहले ये होता था कि सारा जो भी होता था वो खत्म, कुछ हम अपने तरह से हम कोसा है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं। कुछ हद तक पहले स्थिति ये थी कि लोग बिहार छोड़ करके भाग रहे थे उद्योगपति, अब कोई उद्योगपति भाग रहा है क्या? अब उद्योग है कहाँ? वहाँ मकान बेच के भाग रहे थे, यहाँ कोई भाग रहा है क्या मकान बेच करके? जी। और अपराध अगर होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, उनको सजा होती है, स्पीडी ट्रायल करके सजा हुई। अटल कुमार अली अनवर साहब एनके सिंह की जो चिंता है, अली अनवर साहब एनके सिंह की जो चिंता है वो आपकी भी चिंता होनी चाहिए और वो ये है कि मोह भंग हो रहा है नीतीश की सरकार से। कौन महीना 2 महीना नहीं होता था उदय जी, आप भी जाते होंगे, आपके रिपोर्टर भी जाते होंगे, जिस अखबार में रहे होंगे जी मध्य बिहार में दंगा फसाद होता आपने भाव नहीं, आपने भाव शायद नहीं समझा, इसलिए कि आप बहुत ज्यादा उत्तेजित ऐसा लग रहा है। जो एनके सिंह साहब कह रहे थे कि उनकी चिंता है कि नीतीश सरकार पर से मोह भंग ना हो और इसलिए आप सबको इसको समझने की जरूरत है। क्विकली चलते हैं अतुल अंजान साहब के पास और उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेने की भी मजबूरी है हमें। अतुल अंजान साहब के पास हम चलेंगे और फिर ब्रेक लेंगे। जी अतुल साहब। देखिए उदय जी, एनके सिंह साहब ने जो बातें कही और भाई अली अनवर जी ने जो बात की, प्रश्न क्या है? हम बिहार का विकास चाहते हैं। राजनीतिक बात बहुत हो गई, लालू जी को जनता ने पछाड़ दिया, रामविलास लालू प्रसाद कांग्रेस की खिचड़ी और उनका गठबंधन पराजित हो गया। नीतीश पर लोगों ने आस्था दी। सामाजिक संरचनाओं के तहत भी बिहार के तथाकथित अगड़ी जातियों ने नीतीश कुमार पर समर्थन किया। बुनियादी प्रश्न जो आपने उठाया और एनके सिंह जी ने उठाया, 14% से लेकर 17% जीडीपी का ग्रोथ हो गया ना अली अनवर साहब, लेकिन रोजगार के अवसर क्यों नहीं सृजित हुए? सबसे ज्यादा विकास राज्यों में बिहार का हो गया, लेकिन नौकरी तो नहीं बनी। पलायन बढ़ गया। आप कह रहे हैं उद्योगपति नहीं भागे, पहले पति भागते थे, पंजाब और हरियाणा में पत्नी छोड़ जाते थे, अब कुछ घटा है। लेकिन प्रश्न यह है कि उद्योग क्यों नहीं लगे? पुराने शाहाबाद जिले जिसमें 14 जिले बने, जिसमें शाहाबाद की वो नहर थी, आप उस नहर को उसको खुदाई करके उसका आधुनिकीकरण सोन नहर का क्यों नहीं कर पाए? और आप ये बताइए कि भाई बिहार का मूल उद्देश्य, मैं एक ही बात अली अनवर साहब कह रहा हूं, आप संघर्षशील व्यक्ति हैं, जरा नीतीश जी हमारे मित्र हैं, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बन गए हैं ऐसा अहंकारी व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं कि प्यादे से फर्जी भय,
यानी अब पहले हमसे हमारे साथ विद्यार्थी आंदोलन में थे, अब उनसे बात करने में लगता है जैसे जमीन और आसमान का। तो चलिए ठीक है, ये उनका गरूर बना रहे, बरकरार रहे और इतना तब्दील हो जाए कि वो गरूर फट जाए किसी दिन। लेकिन मैं इनसे कहता हूं कि भाई आपने कहा था ना कि 17 चीनी मिलें सरकारी हैं, बेतिया से लेकर के मोतिहारी तक, चंपारण से लेकर के सुगौली तक और मुजफ्फरपुर के कांटी से लेकर के और गोपालगंज और सिवान के वो 14 सरकारी मिल, 17 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। 200 करोड़ रुपया लेकर उसका आधुनिकीकरण करके चला दीजिए, 35,000 लोगों को काम मिलेगा परमानेंट जी, 70,000 जो है सीजनल मजदूर काम करेंगे और हजारों ट्रक चलेंगे जो गन्ना ला देंगे, चीनी की बोरियां ला देंगे। सैकड़ों जो हैं वहां पर चाय की दुकानें खुलेंगी, हजारों रिक्शे चलेंगे, तमाम जो है पंचर जोड़ने वाली दुकानें खुलेंगी। ये काम कर क्यों नहीं देते? अकेले मोतीपुर चीनी मिल के पास 2000 एकड़ जमीन है जो सरकार के पास है और नीतीश कुमार प्राइवेट लोगों के हाथ मिलकर सड़क पर वो बड़ी जमीन को कौड़ियों के मेल बेचने का इंतजाम कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के पहले हमारे क्षेत्र को बेच डालेंगे। हमारी कुछ मजबूरी है। बात कुल मिला के अंत में यही हो रहा है अतुल जी कि विरोध का विरोध करना कोई उपाय नहीं है। विरोध अगर हो रहा है तो उसको ठहर करके सोचिए कि ये विरोध क्यों हो रहा है। नहीं उदय जी, मैं नीतीश जी को आपके कार्यक्रम से ये कह रहा हूँ जी कि आप 17 चीनी मिलों को तो 3 महीने में लागू हो जाएंगे जी। अगला सीजन काम अतुल जी एक मजबूरी है कमर्शियल ब्रेक लेने की। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, लौट के आते हैं, फिर इसी खबर पे बने रहेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा जी। PSEL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PSEL इंडिया लिमिटेड। PSEL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम न्यूज लाइन में। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बिहार की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार की बात कर रहे थे और नीतीश कुमार के सुशासन से होते हुए मोह भंग की भी बात करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट अब भी जुड़े हुए हैं। अधिकार यात्रा के दौरान नीतीश को शुरू से ही जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब दरभंगा की सभा से नीतीश के शिक्षकों ने विरोध स्वरूप चप्पल दिखाया और इसके बाद यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। ऐसा तो बिहार में पहले न कभी देखा और न सुना। लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा में दम साधे घंटों खड़े रहते और उनके विकास की गुणगाथाएं पढ़ते नहीं आते थे। लेकिन आज यहाँ का नजारा बिल्कुल बदला सा था। अपने अधिकार यात्रा के दौरान जब नीतीश का काफिला मधुबनी पहुंचा तो उनके खिलाफ न केवल सरेआम विरोध का स्वर सुनाई दिया बल्कि कुछ के हाथों में तो जूते भी लगे। आवाज इतनी तेज हो गई कि जनाब मुख्यमंत्री साहब के भाषण में भी तल्खी साफ सुनाई देने लगी। हर साल कुछ न कुछ इन लोगों का हम नियत वेतन बढ़ा देते हैं, लेकिन इस बार और हमको मालूम है पटना में कौन बैठ करके इन लोगों को गाइड कर रहा है। अगर हम अभी कोई फैसला लेने के बारे में सोच लें तो मुश्किल होगा इनको, लेकिन खैर चलिए अब बेचारे नारा लगाते हैं, लगाने दीजिए। नीतीश कुमार का विरोध करते ये बिहार के पैरा शिक्षक हैं। इनकी मांग है कि इन्हें भी नियमित शिक्षकों की तरह ही वेतन और सुविधाएं दी जाए।
अपनी इसी मांग को लेकर ये पिछले कुछ महीनों से आंदोलन की राह पर है। शुरू में तो मुख्यमंत्री साहब ने इनके विरोध के जवाब में खुद को थामने की खूब कोशिश की, लेकिन जब नारेबाजी का शोर तेज होने लगा तो वो खुद से ही जद्दोजहद करते दिखाई दिए। आखिर इन्हें बिहार में ऐसे विरोध की आदत हो गई। तरह तरह का मजाक इसके बारे में लिख देगा, होते रहता है। हम इनकी रक्षा करते रहे। ये कहां सड़क पर थे, शिक्षा मित्र थे, तब 1500 रुपया मिलता था और को बहाल करवा दिया। और सब कहा कि कौन टाइप के शिक्षक ले आए। हम सबको समझाते बुझाते सबकी आलोचना झेलते हम रहे। नीतीश कुमार विकास पुरुष का तमगा रखते हैं। पिछले 7 सालों में बहुत कम ही मौकों पर उन्हें ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा होगा, सो इसकी खिसियाहट उनके चेहरे पर साफ देखी और पढ़ी जा सकती थी। लेकिन शिक्षकों के इस विरोध से इतना तो तय हो गया कि इन दिनों महंगाई और बेरोजगारी की रफ्तार बिहार के विकास की रफ्तार से भी तेज है। ऐसे में नेताओं को अब विरोध की आवाजों को सुनने और इसको बर्दाश्त करने की सीमा को भी बढ़ाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। तो इसके पहले, ब्रेक पर जाने के पहले जो बातें हो रही थी वो बात यही थी कि बिहार में कोई उद्योग नहीं लगा। अली अनवर साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि हम जितना करना चाहते थे उतना कर नहीं पाए हैं, लेकिन सारी चीजें घूमकर आती हैं कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो हम सब काम कर लेंगे। हम इसका संवैधानिक पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और इस पर बहस भी करना चाहेंगे कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। बहस की शुरुआत हम इनके सिंह साहब से करेंगे। इनके सिंह साहब, देखिए, जो 4 पैरामीटर्स हैं उसमें बिहार क्वालिफाई करता है। फिर दूसरी बात है कि जो पैरामीटर्स आपने बनाए हैं वो पैरामीटर्स लागू भी नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कंडीशन है कि पॉवर्टी लेवल क्या है, डेप्रिवेशन लेवल क्या है, अभावग्रस्त जीवन वहां पे कितना है, इससे डिसाइड होना चाहिए। तो एक तो क्राइटेरिया गलत था, लेकिन 3 क्राइटेरिया 4 में बिहार को पूरी तरह से इस बात के लिए इंडिकेट करते हैं कि नहीं, इनको विशेष राज्य दर्जा दिया जा सकता है। एक बॉर्डर, आप देखें तो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर होना चाहिए। नेपाल के साथ एक लंबा सा बॉर्डर है बिहार का। उसके अलावा जो डिवास्टेशन है, डिवास्टेशन अगर आप देखें तो कोसी का जो पूरा का पूरा है या वहां से जो नदियां बाहर से आ रही हैं उनका डिवास्टेशन जबरदस्त है। और तीसरा होता है जो पॉवर्टी लेवल है, अगर आप देखें तो वो काफी ज्यादा है। स्पेशल स्टेटस के लिए मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं, मैंने इसमें लिखा भी था कि आप पैरामीटर्स गलत बनाए हैं। बिहार से ज्यादा सुपात्र कोई भी नहीं है स्पेशल स्टेटस के लिए। तो इसलिए अगर अली अनवर साहब और नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस अगर बिहार को नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इससे ज्यादा सुपात्र राज्य हो सकता है। लेकिन बात आती है कि जो इस समय पॉलिटिकल टर्मोइल एक हो रहा है वहां पे, अली अनवर साहब से हम कहना भी चाहेंगे और नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहेंगे, जो टोन है उनका वो पैट्रोनाइजिंग है। आप देखें, वो शिक्षकों के लिए कह रहे कि सड़क पे थे। मुझे एकदम से ध्वनि याद आ रही कि जो प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, उसमें और नीतीश कुमार के सेंटेंस में दोनों में एक अहंकार की जो ध्वनि है बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है। उनका ये कहना है कि ये लोग सड़क पे थे, गोया आपने एहसान किया हो। आपके यहाँ एजुकेशन जमीन पे आ गया है। असर की 2 साल की रिपोर्ट आप देख लीजिए तो शायद बिहार कहीं भी शिक्षा में आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कक्षा 5 का बच्चा 72% ऐसा है जो कि कक्षा 2 का ज्ञान नहीं रखता। ये लगातार 2 साल से चल रहा है और ये प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि वो बच्चा जब 10 साल बाद जीवन में आएगा तो और उसको कंपीट करना पड़ेगा बंगाल से और महाराष्ट्र से, तो वो कहीं नहीं ठहरेगा। तो एक धोखा है शिक्षा में पूरा का पूरा। तो एक तो ये है। दूसरा, अहंकार का ये जो एलिमेंट है ये कहीं पॉलिटिकल दिशा निर्धारित कर रहा है और लग रहा है। और एक बात ध्यान दें आप साइकोलॉजिकली कि बिहार को बहुत ज्यादा वोट नीतीश कुमार को नहीं मिले थे, 2.1% ही ज्यादा मिला था। इसलिए ये किसी दिन भी खिसक सकता है। अली अनवर साहब, इसके लिए थोड़ा सा संजीदा होकर सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों हो रहा है कि जन आक्रोश इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और इसे अगर ये मान लेंगे आप शुतुरमुर्गी अप्रोच में कि नहीं साहब ये तो कुछ लोगों ने कराया है, पटना में बैठ के वो लोग करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सही आकलन अपनी स्थितियों का नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक चिंता हो रही है। लालू बहुत खराब थे, नीतीश बहुत खराब हैं, प्रश्न इसका नहीं है। हमें तो मीर तकी मीर का एक शेर याद आता है, दोनों ने मिलकर मीर हमें तो डुबो दिया।
तो उनका भी खराब था, आपका भी खराब है, कुल मिला के जनता डूबती जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक बार वेकअप कॉल है और इसको थोड़ा गहराई से सोचने की जरूरत है। जी, थोड़ा गहराई से सोचने की जरूरत है। विपिन धूलिया से हमने पहले खंड की बहस की शुरुआत की थी, हम फिर चलते हैं विपिन धूलिया के पास और अब इतनी बातें जब हो गई उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार को स्पेशल दर्जा दिया जा सकता है। विपिन धूलिया साहब। विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, और लेकिन कुछ बातें मैं थोड़ा सा कहूं कि अगर वहाँ शिक्षा नहीं है, जैसे एनके सिंह साहब ने कहा, तो ये कोई नीतीश कुमार की सरकार के दौरान हुआ हो ऐसा नहीं है। शिक्षा वहाँ पहले से ही जो है उसका स्तर कम रहा है। वहाँ के तमाम, आप पटना यूनिवर्सिटी का आप देखिए कि जिस समय मूवमेंट था इमरजेंसी के दौरान, जो उसके पहले जो आंदोलन चला था, उसमें सेशन जो है एक साल 2 साल लेट हो गए थे। तो वहाँ का जो शिक्षा का स्तर मेरे ख्याल से उसको सुधारने की जरूरत है, जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए। दूसरा, जो क्राइम रेट बढ़ा है बिहार के अंदर, तो कई बार क्या होता है कि जिस तरह लालू की सरकार थी और उस समय जिस तरह एक गुंडा राज था और पुलिस का जिस तरह से सांठगांठ थी बहुत बड़े पैमाने पर माफियाओं से, तो उसमें क्या होता है कि केस दर्ज कम होते हैं। और अमूमन जो हम क्राइम रेट जब हम कहते हैं कि बढ़ गया या कम हो गया, तो हम क्राइम रेट का पैमाना हमारा होता है कि जो पुलिस थानों में जो मुकदमे दर्ज, जो केस दर्ज होते हैं, वो FIR जो दर्ज होती है। मसलन कि अमेरिका में कहते हैं कि हिंदुस्तान से ज्यादा क्राइम है, तो वहाँ एक पत्नी जो है अपने पति पे आरोप लगा सकती है कि उसके साथ बलात्कार किया गया, ये भी वहाँ एक केस रजिस्टर्ड होता है। तो इसमें जो है केस दर्ज करने का जो पैमाना है, उसकी वजह से कई बार एक गफलत हो सकती है कि क्राइम उतना न बढ़ा हो जितना कि हमारे सामने दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्राइम खत्म हो गया वहाँ पे नीतीश कुमार के आने से, लेकिन जरूर मैं ये कहूँगा कि वो एक राहत की सांस जरूर ली लोगों ने, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। नीतीश सरकार को अब इसलिए दूसरे टर्म में दिखाना होगा कि एक विकास हो रहा है राज्य में, पलायन रुक रहा है राज्य में शिक्षा का प्रसार हो रहा है। ये खाली जो है लालू की आतंक खत्म कर दिया मैंने, इसके नाम पर वो जो है 15-20 साल तक राज नहीं कर सकते बिहार में। और अब जो है एक जागरूकता बढ़ी है, और इस जागरूकता के चलते जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और तमाम मीडिया का जिस तरह से लोगों का एक छोटी छोटी खबरें भी जो है कवर होने लगी हैं, तो उसके चलते जो है थोड़ा सा जो है अब नीतीश कुमार के लिए ज़रूर मुश्किल है कि उनको जो है ये साबित करना पड़ेगा कि बिहार में उन्होंने विकास की रफ्तार तेज की है। अगर ग्रोथ रेट विकास बिहार का बड़ा है तो वो परिलक्षित होना चाहिए लोगों की जिंदगी में, वो खाली आंकड़ों में नहीं दिखना चाहिए। और बिहार के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक जो उन्होंने एक जो उनका पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग उनकी थी, वो उसमें कामयाब जरूर रहे कि उन्होंने मुस्लिम्स के एक सेक्शन को अपने साथ कर लिया, उन्होंने उनका कुछ आरक्षण कर दिया, अपर कास्ट अपने साथ कर लिया, और उसमें वो जो है लालू यादव को कहीं उन्होंने पछाड़ जरूर दिया है। लेकिन खाली इतना करने से ये बिहार का जो है विकास बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये नीतीश के लिए बहुत ही ये जो ये टर्म है उनका, ये 5 साल जो बचा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लोकसभा चुनाव में भी उन्हें जो कि 1.5-2 साल बाद जो होने हैं, हो सकता है कि पहले हो जाए, नीतीश कुमार को जो है इन तमाम एंटी इनकम्बेंसी को जो है वहाँ झेलना पड़ सकता है। जी उदय जी। जी, अली अनवर साहब आपके पास आना चाहेंगे, और जो इसके पहले के पैनलिस्ट थे, जो उनकी बात का एक खंड ये है कि बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, जो एरोगेंस है वो एरोगेंस ज्यादा आ गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे इस सरकार ने कुछ लोगों पर एहसान कर दिया है। इससे क्या मोह भंग नहीं होगा लोगों का? नहीं, देखिए, हम बहुत अदब से कहना चाहेंगे एनके सिंह साहब से भी और अपने साथी अतुल कुमार अनजान साहब से भी जी, कि नीतीश कुमार बहुत विनम्र नेता हैं और अहंकार की बात अभी तक तो कभी किसी ने, हम लोगों ने भी महसूस नहीं किया कि उनमें अहंकार है जितनी विनम्रता। अब बात एक चीज जरूर है कि जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कल तक सेवा यात्रा पर नीतीश कुमार जी थे, लगातार जनता के संपर्क में रहे हैं, जनता खुला जनता के अदालत में हाजिर होते हैं, जनता आती है, 5,000, 10,000, 15,000 लोग आते हैं, पटना आते हैं, उनके बीच जाते हैं, उनको सुनते हैं। तो कल तक ऐसा नहीं हो रहा था। अचानक ज्यों ही ये चुनाव की आहट शुरू हुई
उसके बाद ये सब घटनाएं हो रही हैं। तो हम लोगों को अंदेशा ये है और कुछ कंक्रीट भी है जी। सब बात अभी हम लोग नहीं कहेंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जी। कंक्रीट है। उन लोगों को हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है, अभी उनको पहचान किया है कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं जी, और उनकी मंशा क्या है। अचानक क्या होगा? पारा टीचर्स का सिर्फ बिहार में है उदय जी, यूपी में नहीं है, दूसरे स्टेट में नहीं है। पारा शिक्षकों को कितना वेतन मिलता है जी। और बिहार जैसे एक पिछड़े राज्य में जहां पर कि हम एनएच भी बना देते हैं और केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपया हमारा एनएच जो उसका काम है बनाना, हमने बनाया, वो पैसा हमको नहीं दे रही है। बिजली हम लोग नबीनगर से लेकर के और दूसरे जगह तक बिजली आए हमारे यहाँ उत्पादित होगी, तभी हमारे यहाँ उद्योग लगेगा, उसके दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको कोल लिंकेज नहीं मिल रहा था, अभी मुश्किल से आधे मन से थोड़ा सा काम हुआ है, बहुत हम लोगों ने दबाव बनाया है। तो जहां हम लोग तेज कर रहे हैं विकास की गति को, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में किया है, वहां इस तरह से कुछ लोग करते हैं तो उनकी मंशा पर हम लोगों को ये संदेह होता है कि भाई ये समय नहीं है, हम वोट मांगने नहीं है, हमको वोट आउट कर दीजिए। और कोई आंदोलन ये नहीं है, कोई सभा कर रहा है और उसमें आप जाकर के माने इस तरह से कर रहे हैं, तो आप विरोधी का, ये डेमोक्रेसी है, विरोधी का भी विचार सुनने अली अनवर साहब, तो अगर ये अली अनवर साहब, ये तो बातें चलती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहेगा, पटना में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरीके से उकसाता भी रहेगा, लेकिन जो मूल बात है जिस पर हम बहस कर रहे थे वो था बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले या न मिले। तो स्पेशल राज्य का दर्जा जब तक मिले तब तक विकास के क्या कार्य वहां होंगे, आपके माध्यम से जानना चाह रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं जी, आप ही से पूछ रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जब तक मिले तब तक विकास का कार्य कैसे आगे बढ़ेगा। देखिए, पहले तो हम कहना चाहते हैं, इनके सिंह साहब ने ठीक कहा जी, आबादी का भी घनत्व है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय हमारी सबसे कम है, गरीबी रेखा से हमारे लोग सबसे ज्यादा नीचे हैं जी। हमारे करीब 900 किलोमीटर हमारी विदेश से लगी हुई, कई देश ऐसे हैं जिसकी सीमा इतनी बड़ी नहीं होगी विदेश से लगी, दूसरे देश से, और हमारे इस राज्य की सीमा उतना लगी है जी। तो कई तरह की समस्याएं हैं। तो इनको मापदंड जो है वो बदलना भी होगा, मापदंड को बदलना होगा। और जो हमारे हर साल 2 साल पर जो हमारी बर्बादी होती है वो बाढ़ के चलते, एक भाग हमारा अकाल से, दूसरा भाग पानी की बाढ़ से हमारा ये होता है, तो इसको केंद्र सरकार को ये करना होगा। तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो बिहार भर के इसमें सब जात पात छोड़ करके और सब धर्म मजहब हर उम्र के लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो सबका ये फर्ज बनता है। फर्ज है, और बिल्कुल। ऐसे समय में हुल्लड़ मचा करके कुछ ये इंप्रेशन देना कि हमारी लोकप्रियता, तो आप लोग टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन चुनाव आने दीजिए। अतुल अंजान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम अतुल अंजान जी के पास चलेंगे। अली अनवर साहब अतुल अंजान जी के पास हम चलेंगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं, और अतुल अंजान जी से भी ये बात करेंगे कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले तब तक क्या वहां विकास का कार्य नहीं होना चाहिए। अतुल जी, विकास उदय जी होना चाहिए और राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर सकती है। मैं अपने मित्र अली अनवर जी से कहना चाहता हूं और अपने भूतपूर्व मित्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि नंबर 1 तो आप अपनी मुस्कान के नीचे जो कुटिलता छिपाए हैं उनको दूर कीजिए और दोस्तों से बात करने का सिलसिला कीजिए। और पहला काम ये कीजिए कि बिहार के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लेकर के आप दिल्ली में आइए और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग। अली अनवर जी दूसरे को भी सुन लीजिए, अली अनवर जी दूसरे को भी सुन लीजिए, खर्चा करके उनको, अली अनवर जी दूसरे को भी सुन लीजिए, दूसरे अतिथि भी बोल रहे हैं। अली अनवर जी दूसरे को भी सुन लीजिए, धैर्य रखिए इतना। जी अतुल जी, मैं सिर्फ अली अनवर जी से कहना चाहता हूं
और उनके माध्यम से अपने भूतपूर्व मित्र नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं, क्योंकि वो अपनी कुटिल मुस्कान के पीछे बड़ी कुटिलता रखते हैं और उनको दम्भ है कि वो उनसे बेहतर कोई है नहीं, लिहाजा प्रधानमंत्री का मामला तो है नहीं। प्रश्न यह है कि बिहार के विकास के लिए 200 करोड़ 400 करोड़ रुपया पहले खर्च कीजिए, राज्य की 17 चीनी मिलों को चालू कीजिए, सभी मान्यता प्राप्त बिहार के राजनीतिक दलों का टीम लेकर आइए, मीटिंग कीजिए अपने यहां और प्रधानमंत्री की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग से पहले और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो बनने वाली है, अंतिम रूप लेने वाली है, उससे पहले आप बिहार के केस को रखिए और बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बताइए कि आप तमाम 7 साल के बाद और 15 साल के लालू के राज्य के बाद भी आपने बिहार को और पिछाड़ दिया है और भूखे बढ़ गए हैं, इसलिए अब बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। आधा बिहार सूखा और आधा बिहार बाढ़ में रहता है। आप नेपाल की कोसी, कमला, बागमती, बालान नदियों का पानी रोक पाने में असफल हैं, इसलिए देश मिलकर आपकी मदद करे। ये बात कहिए और तब कहिए, और ये झूठे आंकड़ों की मुस्कान में बिहार के लोगों का दंभ मत परेशान कीजिए। अपने अहंकार रैली को समाप्त करके अपने को सत्कार रैली में बदलिए और विनम्र होइए और अपने यहां जो पसमानदा लोग हैं उनके लोगों की हिफाजत कीजिए। और कौन क्या कर रहा है, अरे भाई होगा कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा होगा। अतुल कुमार अंजान और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर रही है। आप विकास के काम में लगिए, जो भी आदमी बिहार के विकास में लगेगा, एक लड़ाकू लोगों और ईमानदार लोगों की हैसियत से हमको आप अपने साथ पाएंगे। जी, ये अपील है, अतुल कुमार अंजान जी का अपील है कि अहंकार यात्रा को खत्म कीजिए, सरकार यात्रा शुरू कीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे इनके सिंह साहब? जी हाँ, बिल्कुल बहुत सही कहा है अतुल जी ने। और हम सब लोग इसलिए नहीं कि बिहार के हैं, बल्कि जब बिहार को आप देखिए, वहां का संसाधन देखिए, वहां के लोगों की मेहनत देखिए। आज पंजाब की पूरी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बिहार के लोगों ने बदली है। केरला में जितना भी इस समय इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है वो बिहार के लोग जाके कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिहार के लोग जा रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी बिहार के लोगों की क्षमता देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं या तो प्लानिंग कमीशन अपना जो क्राइटेरिया बना रखा है, जो 4 पैरामीटर्स रखे हैं, उनको चेंज करे और बिहार को इमीडिएटली स्पेशल स्टेटस दिया जाए। लेकिन हम नीतीश कुमार से भी ये अपील करना चाहेंगे कि बड़ी उम्मीद से जनता ने आपको चुना था और दोबारा जब चुना तो ये बात सही है कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं रही। हकीकतन 2.1% आपका वोट भी बढ़ा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन हमारा एफपीटीपी सिस्टम ऐसा होता है जिसमें वोट तो बढ़ता है 2.1%, लेकिन 3/4 मेजॉरिटी आ जाती है। तो इसलिए इसको गलतफहमी न रखें कि जनता ये जो आपको विश्वास किया था ये विड्रॉ नहीं करेगी। लिहाजा थोड़ा सतर्क होकर चलने की जरूरत है। और ये सच है कि विकास नहीं हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो पैरामीटर्स हैं उस पे बिहार अभी भी 32वें नंबर पे है। कैसा है ये आपका 17% जीडीपी ग्रोथ रेट, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो लिहाजा जरूरत है और हम सब लोग को तकलीफ होती है जब बिहार का विकास नहीं होता, क्योंकि जनता वहां पे खड़ी है जहां एक तरफ लालू, दूसरी तरफ नीतीश। अगर नीतीश भी उसी तरह काणिमणता की तरफ चले गए तो बिहार की जनता के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम तो ये एक बार अपील करेंगे कि वहां पे विकास की पटरी पर संजीदा होके लाएं, ड्रामे से नहीं। ये एक साइकिल तो दे दिया, सड़कें कुछ बनवा दी, इतने से नहीं होता। विकास बहुत व्यापक चीज है और उसके लिए बहुत कुछ जरूरत पड़ती है। लिहाजा उसको सीरियस होके करें। ये उपद्रव जो आप देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है कि कहीं विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, आज उसकी जरूरत है। जी अली अनवर साहब, हमारे साथ समय की तंगी है, बहुत जल्दी हम अपने कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे, उसको खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले आपकी एक टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लेना चाहेंगे जो कि एनके सिंह साहब और अतुल कुमार अंजान साहब दोनों ने कहा। अतुल कुमार अंजान साहब ने एक रोड मैप दिया कि विकास का ये रोड मैप कर दीजिए, 200 करोड़ का खर्चा है, उसके बाद से स्पेशल राज्य के लिए आप लड़िए। और साथ में जो एनके सिंह साहब ने कहा कि ये जो ह्यूमन इंडेक्स है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके बीच में और जीडीपी ग्रोथ में कोई सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कीजिए। क्विकली आपका कमेंट जानना चाहेंगे अली अनवर साहब, उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को बंद करेंगे। जी जी साहब और अतुल एनके सिंह साहब जो कह रहे हैं उसको ग्रहण किया है हम लोगों ने जी, और हमारी सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील है।
अतुल जी भी बहुत ठीक किए हैं, उनकी राजनीतिक टिप्पणियों को निकाल दीजिए। अहंकार वगैरह वाली बात नहीं है, जनता को गोलबंद करके, और हम क्योंकि हमारा दावा खारिज हो चुका है, जो अंतर मंत्रालय समूह बना था उसके सामने हम लोगों ने केस प्लीड किया था, रखा था केस बना करके, सर्वदलीय प्रस्ताव आया, हम लोगों ने ये सारी कोशिश हम लोग कर चुके हैं। अब उसका अंतिम चरण ये है कि भाई हम जनता को गोलबंद करके पटना में उतार रहे हैं, नहीं मानेंगे हम दिल्ली पर तक पहुंचेंगे अपनी फरियाद लेकर के। तो इसमें सबको हाथ बटाना चाहिए, अतुल जी की पार्टी को भी बटाना चाहिए। एनके सिंह साहब तो हम लोगों का केस प्लीड करते ही रहते हैं, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं से भी कोई अहंकार की बात यहाँ नहीं है, यहाँ सेवा की बात है, और यहाँ बात अपना जायज हक लेने की बात है। और यही बेचैनी का सबब है जो हम सबकी सम्मिलित चिंता जो है, अली अनवर साहब, हम सबकी सम्मिलित चिंता एक ही है कि कहीं इस सरकार से मोह भंग ना हो जाए। वो मोह भंग नहीं होने देने के लिए तमाम कार्य करने चाहिए, आपको भी, सरकार को भी, और हम सबको, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बिहार फिर पिछड़ेपने के रास्ते पर चला जाएगा। एक तरफ लालू हैं, दूसरी तरफ नीतीश जी हैं, और नीतीश जी को अकर्मण्यता की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से एनके सिंह साहब ने कहा। फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, हमारे जाने का समय हो गया है, आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ जो आज के सियासी हालात पर तल्ख टिप्पणी करती है। इसे लिखा है कुलदीप सलील ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हमारे तमाम अतिथियों को दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम दूसरी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। धन्यवाद। नया चांद, नया सूरज चाहता हूं, एक अच्छा सा अब मैं खुदा चाहता हूं। सुने हैं बहुत उसके चर्चे, मगर अब उसे रूबरू देखना चाहता हूं। ये कहते हुए दम तोड़ दिया उसने कि मेहनत की अपनी सिला चाहता हूं। तेरी खूबियों में अभी देखना मैं कोई बात सबसे ज्यादा चाहता हूं। न जीने का ढब है, न मरने की जरूरत, न जाने करना मैं क्या चाहता हूं। अटल स्कूल यूनिफॉर्म योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ष में 2 बार दे रही पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म। सरकार की रहनुमाई में हुआ सबका हित, सबका कल्याण, सबका हित, सबका कल्याण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं